हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो इसमें डिजीज स्टूडेंट टॉपिक हम पहले ले रहे हैं एनसीईआरटी के सीक्वेंस में, और जो डिजीज यानी कि रोग दिए गए हैं उनमें हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक रोग, जी हाँ संचारी रोग, और उनमें विषाणु जनित रोग कंप्लीट हो गया, जीवाणु जनित रोग बैक्टीरियल डिजीज वो भी कंप्लीट हो गया, और प्रोटोजोआ की डिजीज वो भी कंप्लीट हो गया। अब बचता है हमारे पास दो टॉपिक, एक एक कृमि से होने वाले रोग और एक एक कवक से होने वाले रोग। जी हाँ, डन। फंगल डिजीज और हेलमिंथेस डिजीज, अब इनको और लेना। अच्छा, अभी तक जो लिया उसका तैयार। जरा मैं आपसे प्रोटोजोआ की डिजीज पूछूं कौन कौन सी, तो मलेरिया, यस सर, कारक का नाम प्लाज्मोडियम, दूसरी डिजीज अमीबिया पेचिश, कारक का नाम, रोगजनक का नाम एंटमीबा स्टोलाइटिका। डन, ये दो एनसीईआरटी की। लेकिन अगर मैं पूछूं अफ्रीकन निद्रा रोग, ये भी प्रोटोजोआ की वजह से, कारक का नाम ट्रिपेनोसोमा। अगर मैं आपसे बोलूं अगला काला अजहर रोग, प्रोटोजोआ की डिजीज, कारक का नाम, रोगजनक का नाम लेशमानिया। डन। उसके बाद में जीवाणु जनित रोग पे आऊं, जीवाणु जनित रोग टाइफाइड, कारक का नाम साल्मोना टाइफी जीवाणु, निमोनिया, कारक का नाम हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्टूडेंट। जी हाँ, यह इसका कारक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई ये जीवाणु। उसके बाद में स्टूडेंट और बात करूं तो एनसीईआरटी में डिप्थीरिया, कॉर्डीबैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु दिया हुआ, प्लेग, श्योर। इसके अलावा डिसेंट्री, शिगेला जीवाणु की वजह से ये हो गया। विषाणु जनित रोग की बात करूं तो कॉमन कोल्ड, राइनोवायरस की वजह से, कारक का नाम राइनोवायरस, ड्रॉपलेट इंफेक्शन है, वायु जनित रोग है। इसके अलावा अगर मैं विषाणु जनित रोग बोलूं तो रेबीज, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, मम्स। डन। तो हमने बहुत सारी बातें पढ़ी स्टूडेंट, डेंगू फीवर ये सब, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, कोरोना ये सब स्टूडेंट वायरस रोग है। लेकिन अब बारी आती है हमारे पास कृमि रोग के लिए, हेलमिंथेस। जी हाँ स्टूडेंट, तो अब अगला टॉपिक हमारा जाएगा कृमि जनित रोग, हेलमिंथेस डिजीज। फाइलम, अगर एनिमल किंगडम की बात करूं तो निमेटोडा फाइलम स्टूडेंट, एस्केलमेंथीस फाइलम जिसे कहते हैं, उसके जो सदस्य होते हैं उनकी वजह से होने वाले रोग। और इसमें पहला रोग है एस्केरियासिस स्टूडेंट, और डबल स्टार के साथ एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है। एस्केरियासिस रोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, देखते चले। ये स्टार्ट। एस्केरियासिस रोग जो होता है, इसके रोग जनक का नाम एस्केरिस है, और एस्केरिस को राउंड वर्म के नाम से भी बुलाया जाता है स्टूडेंट। एस्केरिस, एस्केरिस एकल पोषकी होता है, मोनोजेनेटिक जिसे इंग्लिश में कहते हैं, एकल पोषकी है एस्केरिस। ये केवल एक ही पोषक में अपना जीवन बिताता है, और वो पोषक है मनुष्य। मनुष्य की स्मॉल इंटेस्टाइन का ये अंतःपरजीवी है स्टूडेंट, डबल स्टार। एस्केरिस मनुष्य की छोटी आंत्र का अंतःपरजीवी होता है, ये एकल पोषकी होता है, इसके जीवन चक्र में मध्यवर्ती पोषक नहीं होते हैं। एस्केरिस का संक्रमण दूषित जल और भोजन से आता है स्टूडेंट। जी हाँ, छोटी आंत्र में बहुत सारे एस्केरिस होते हैं, जी, और इसकी वजह से ये आंत्र को ब्लॉक कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, इसलिए इसमें ब्लॉक हो जाती है आंत्र, भूख नहीं लगती है व्यक्ति को, खून की कमी होने लगती है, क्योंकि एस्केरिस छोटी आंत्र में छेद करके आंत्र की रक्त वाहिनियों को में से खून को लेता है, इसलिए एनीमिया हो जाता है व्यक्ति को, भूख नहीं लगना, आंत्र अवरुद्ध हो जाना, पेट में दर्द होना है स्टूडेंट। ये सारे सिम्टम इसी रोग के होते हैं स्टूडेंट, एस्केरियासिस रोग। तो एस्केरियासिस रोग, रोग जनक का नाम एस्केरिस, राउंड वर्म बोलते हैं इसको। संक्रमण का कारक दूषित जल और भोजन है स्टूडेंट। जी हाँ, संक्रमित भाग छोटी आंत्र है, एकल पोषकी होता है, छोटी आंत्र में रहता है, अंतःपरजीवी की तरह। स्टार्ट करता है एस्केरियासिस, रोग जनक का नाम एस्केरिस, सामान्य गोलकृमि। एस्केरिस मनुष्य की छोटी आंत्र का अंतःपरजीवी है। यह रोग बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। बच्चे स्टूडेंट जनरली मिट्टी में खेलते हैं, और मिट्टी उनके उंगलियों पे चिपकी रहती है, बिना हाथ धोए खाना खाने या कोई चीज से या मुंह में उंगली डाले रहने से ये रोग जल्दी फैलता है, इसलिए बच्चों में ये रोग ज्यादा आता है स्टूडेंट। इस रोग के लक्षण क्या क्या है? इसमें आंतरिक रक्तस्राव होता है छोटी आंत्र में, जिसकी वजह से स्टूडेंट एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी, आंत्र अवरुद्ध होती है, एस्केरिस पूरी आंत्र में इतने भर जाते हैं, अवरुद्ध हो जाती है, पेन होता है, पेशी दर्द, बुखार आता है, ये इस रोग के लक्षण है। रोग का कारक स्टूडेंट दूषित जल और भोजन है। मैं आपको बताऊं, एस्केरिस संक्रमित व्यक्ति जो होता है, जब स्टूडेंट एस्केरिस से संक्रमित है तो एस्केरिस अपने अंडे उसके आंत्र में डाल देता है, जो संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर आते हैं,
और वो अंडे मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसी मिट्टी में ऐसी मिट्टी सब्जियों पर, फलों पर, पौधों पर इन पे चिपक जाती है और अब ऐसी सब्जी फलों को या मिट्टी में हाथ रखने पे स्टूडेंट ये सीधे सामान्य व्यक्ति में चले जाते हैं। ये होता है स्टूडेंट। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ये हमारे पास स्टार्ट। तो एस्केरिस के संक्रमण का, इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकलते हैं और मिट्टी, जल, पौधे, फल आदि को दूषित करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण दूषित जल, भोजन, फलों आदि के सेवन से हो जाता है। ये हमारे पास पॉइंट हुआ। तो एस्केरियोसिस रोग है स्टूडेंट। इसका जब इसके अंडे, इसकी संक्रमित अवस्था मनुष्य के लिए जो है वो अंडे, भ्रूणीय अंडे स्टूडेंट, वो अंडे जब जाते हैं स्टूडेंट तो पहले वो शरीर में प्रवास करते हैं, घूमता है स्टूडेंट इसका लार्वा, जी हाँ, और वो शरीर में, फेफड़े में जो है निर्मोचन भी करता है और कई अंगों से गुजरता हुआ जाता है स्टूडेंट इसका लार्वा, जी हाँ, और फिर फाइनली वह छोटी आंत्र में आके वयस्क में बदलकर फिर बीमारी करता है, जी हाँ। इसलिए कई बार इसका लार्वा स्टूडेंट अपना जो प्रवास मार्ग होता है उससे भटक जाता है और किसी अन्य अंग में चले जाता है जो उसके मार्ग में नहीं आते, जैसे कि मस्तिष्क में, और वहां जाके फिर वो लार्वा मर जाता है तो वहां पुटी बन जाती है स्टूडेंट। इसलिए डबल स्टार एस्केरिस के वयस्क की तुलना में उसका लार्वा ज्यादा खराब है स्टूडेंट, जी हाँ। एस्केरिस का लार्वा उसके वयस्क की तुलना में ज्यादा खराब है क्योंकि शरीर में जाने के बाद लार्वा प्रवास करता है और कई बार वो अपने प्रवास मार्ग से भटक कर किसी अन्य अंग में प्रवेश कर जाता है। एस्केरिस के प्रवास के दौरान उसके निर्मोचन होते हैं शरीर के अंदर, फेफड़े में स्टूडेंट एस्केरिस का लार्वा 2 बार निर्मोचन करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्केरियासिस नामक रोग कृमि संबंधित रोग में पहला रोग एस्केरियासिस। रोग जनक का नाम एस्केरिस, राउंड वर्म जिसे कहा जाता है, कारण का नाम दूषित जल और भोजन, इसका संक्रमित भाग जो है वो अंडे हैं स्टूडेंट। तीसरा रहता का है संक्रमित व्यक्ति की जो है स्टूडेंट छोटी आंत्र में रहता है, एकल पोषकी है, जीवन चक्र में कोई मध्यवर्ती पोषक नहीं है, मनुष्य इसका पोषक है। डबल स्टार, लार्वा वयस्क ज्यादा खराब है, बच्चों में ज्यादा रोग होता है, एनीमिया, आंत्र अवरुद्ध होना, पेशीय दर्द, बुखार, खून की कमी, ये सब इसके लक्षण है। डन। कृमि में दूसरा रोग जो होगा स्टूडेंट और वो है हाथी पांव रोग, फिलेरियासिस रोग के नाम से बुलाया जाता है, एलिफेंटियासिस, और ये एस्के हेलमिंथीस फाइलम के दूसरे सदस्य वाउचेरेरिया की वजह से होता है। वाउचेरेरिया को फिलीरियल कृमि कहा जाता है, इसलिए इस रोग को फिलेरियासिस कहा जाता है स्टूडेंट। तो रोग जनक का नाम वाउचेरेरिया होता है, फिलेरियल कृमि। वाउचेरेरिया की 2 जाति, वाउचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी और वाउचेरेरिया मेलाई, इस रोग के लिए जिम्मेदार होता है स्टूडेंट। वाउचेरेरिया द्विपोषकीय, डाइजेनेटिक जिसे कहते हैं, द्विपोषकीय, डबल स्टार के साथ ये द्विपोषकीय होता है स्टूडेंट, वाउचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, जी हाँ। और ये जीवन चक्र 2 पोषक में पूर्ण करता है। इसका एक पोषक मनुष्य और दूसरा पोषक इसका जो वाहक है वो है मादा मच्छर स्टूडेंट, क्यूलैक्स, जी हाँ, मच्छर की क्यूलैक्स मच्छर जो होती है उसकी मादा स्टूडेंट इसका वाहक है। मादा क्यूलैक्स मच्छर के काटने से हाथी पांव रोग होता है स्टूडेंट, जी हाँ यह, और इसका रोग जनक वाउचेरेरिया है जिसे फिलीरियल कृमि कहा जाता है और इसका वाहक, इस रोग का वाहक मादा क्यूलैक्स मच्छर है स्टूडेंट। आपको बताता हूं एक बात आज नॉलेज की स्टूडेंट, वो यह है कि अगर हम बात करते हैं तो मच्छर की स्टूडेंट, मच्छर जो होते हैं वो एक तरह के इंसेक्ट है, कीट है, ठीक है। मच्छर की 3 प्रजातियां हम बात करते हैं स्टूडेंट। एक का नाम अगर मैं लेता हूं तो वो एनोफ्लीज है स्टूडेंट, मच्छर की, ठीक है। और मच्छर की एक प्रजाति को मैं क्यूलैक्स बोलूंगा, क्यूलैक्स स्टूडेंट, और एक प्रजाति का नाम स्टूडेंट जो रखा जाएगा वो एडीज रखा जाएगा, एडीज। यह मच्छर की 3 प्रजाति एनोफ्लीज, क्यूलैक्स और एडीज, इनमें तीनों प्रजाति में मादा जो होती है इनकी स्टूडेंट वो रक्त चूसने का काम करती है। तो जब वो मनुष्य का रक्त चूसती है तो कौन कौन सी बीमारी देती है? मादा एनोफ्लीज के कारण मलेरिया रोग होता है जो हमने अभी भी पढ़ा है स्टूडेंट, मलेरिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्यूलैक्स, मादा क्यूलैक्स की वजह से हाथी पांव रोग होता है स्टूडेंट, हाथी पांव रोग इंपॉर्टेंट जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, वाउचेरेरिया, या और मादा एडीज की वजह से डेंगू रोग होता है, जी हाँ स्टूडेंट, डेंगू रोग, चिकनगुनिया, ये वायरस की वजह से होता है, डेंगू और चिकनगुनिया। और हाथी पांव रोग स्टूडेंट ये कृमि वाउचेरेरिया के कारण हो रहा है, और मलेरिया ये प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण हो रहा है।
डबल स्टार, यानी हाथी पांव रोग एक वाहक जनित रोग है, जबकि एस्केरियासिस एक दूषित जल भोजन से होता है। डबल स्टार स्टूडेंट, श्योर। अब अगला क्वेश्चन आता है कि वाउचर एरिया रहता कहाँ है मनुष्य में। वाउचर एरिया स्टूडेंट पैरों की स्टूडेंट जो लसिका वाहिनियां उनमें रहता है। हाथ पैरों की लसिका वाहिनियां, स्पेशली पैरों की स्टूडेंट, जी हाँ, निचले पांच जिन्हें कहते हैं उनकी हाथ पैरों की लसिका वाहिनियों में रहता है और लसिका वाहिनियों में लंबे समय तक रहता है, जिससे लसिका का प्रवाह रोक देता है स्टूडेंट। कौन सा रोग जनक कहाँ रहता है, इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूं कि डिप्थीरिया रोग का जीवाणु कौन सा भाग प्रभावित हुआ डिप्थीरिया रोग में, तो जवाब आता है गला। जी हाँ स्टूडेंट, हाँ। टाइफाइड में इंटेस्टाइन, अगर एस्केरियासिस में पूछा तो इंटेस्टाइन संक्रमित भाग, और अगर पूछा जाए कि स्टूडेंट मलेरिया में तो आरबीसी और लीवर संक्रमित भाग। जी हाँ, अमीबियासिस अमीबिया पेशिश में संक्रमित भाग इंटेस्टाइन, और अगर पूछा जाए हाथी पांव रोग में संक्रमित भाग तो स्टूडेंट पैरों की लसिका वाहिनियां, उसमें लसिका का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। जी हाँ, जिससे लसिका का प्रवाह अवरुद्ध होने से पैरों में सूजन आ जाती है और दर्द रहता है। पैरों में, इसके अलावा इस वृषण कोशों में, इनमें और अन्य भागों में सूजन आ जाएगी स्टूडेंट, और पैर इतने ज्यादा फूल जाते हैं, सूज जाते हैं कि हाथी जैसे पैर हो जाते हैं। इसलिए इस बीमारी का नाम हाथी पांव रोग है, क्योंकि इसमें हाथी जैसे पैर हो जाएंगे, और उसका कारण है लसिका वाहिनियों में लसिका का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है, क्योंकि ये रोगजनक वाउचर एरिया पैरों की लसिका वाहिनियों में रहता है। डबल स्टार, यह इंपॉर्टेंट। तो आइए स्टूडेंट इसके बारे में कुछ बात करते हैं। यह हाथी पांव रोग क्यूलेक्स के, देखिएगा, संक्रमण का कारक रोग वाग मादा मच्छर क्यूलेक्स है। जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक तो उस व्यक्ति में संचारित हो जाते हैं। अगला पॉइंट स्टूडेंट, यह फिलीरियासिस एक कृमि है। जी हाँ, इसके कारण अंगों में प्राय निचले पाद की लसिका वाहिनियों में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ हो जाता है स्टूडेंट। डबल स्टार, लंबे समय तक ये वहां रहता है, तब जाके बीमारी होती है स्टूडेंट। यह कृमि अंगों में कई वर्षों तक रहता है। यह रोग हाथी पांव या फिलीरियासिस रोग कर देता है। फिलीरियल कृमि के कारण हो रहा है, इसलिए फिलीरियासिस रोग, और पैर हाथी जैसे फूल के सूज जाते हैं, इसलिए हाथी पांव रोग। डबल स्टार, जननिक अंग भी अक्सर इसमें प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से बड़ी भारी विफलता आ जाती है स्टूडेंट। जी हाँ, एक पॉइंट और हुआ स्टूडेंट, इसका कुछ समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हाथी के जैसे पैर हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसमें वृषण कोश और बाकी प्रभावित हो जाएंगे स्टूडेंट। तो दूसरी बीमारी पढ़ाई हेलमिंथीस की स्टूडेंट, और वो है वाउचर एरिया हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग के रोग जनक का नाम वाउचर एरिया है। वाउचर एरिया ये कृमि है, इसे फिलीरियल कृमि कहते हैं। यह द्विपोषिक होता है, इसका मनुष्य एक पोषक है और इसका वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर है, उस मच्छर के काटने से रोग होता है। यह रोग वाउचर एरिया मनुष्य के पैरों की रक्त वाहिनियों में लंबे समय तक रहता है स्टूडेंट, जिससे लसिका वाहिनियों में लंबे समय तक रहता है, जिससे लसिका का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और पैरों में सूजन आ जाती है, वृषण कोशों में सूजन आ जाती है। जी हाँ, इससे वृषण कोश पैरों में सूजन आ जाती है और हाथी पांव रोग होता है। यह तो दो डिजीज कृमि संबंधित, एक एस्केरियासिस और एक हेलमिंथीस, यानी कि स्टूडेंट हाथी पांव रोग और एस्केरियासिस दोनों कृमि संबंधी रोग। एस्केलमेंथिस कंप्लीट हुआ हमारा, जिसके अंदर हमने स्टूडेंट कृमि संबंधित जो रोग है दोनों एस्केरियासिस और उसके बाद हाथी पांव रोग दोनों कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास लास्ट आता है एनसीईआरटी के सीक्वेंस में, और वह है कवक संबंधी रोग। और आपने एक कॉमन बीमारी सुनी होगी, दांत खाज खुजली हो गई साहब, दांत खाज खुजली। तो जो दांत होता है जिसे रिंगवर्म कहते हैं स्टूडेंट, वो एक कवक से होने वाला यानी फंगल डिजीज है, कवक जनित रोग है स्टूडेंट। कवक के 3 वंश जेनेरा स्टूडेंट, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन स्टूडेंट और एपिडर्मोफाइटॉन, 3 वंश के जो कवक होते हैं स्टूडेंट, उनसे होती है दांत खाज खुजली स्टूडेंट। रिंगवर्म, तो रिंगवर्म कवक से होता है। श्योर। एस्केरियासिस, एस्केरिस राउंड वर्म जिसे कहते हैं, उससे होता है स्टूडेंट। हाथी पांव रोग जो है वो फिलीरियल वर्म यानी कि वाउचर एरिया से होता है। टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है। जी हाँ स्टूडेंट, साल्मोना टाइफी जीवाणु से होता है। निमोनिया जीवाणु जनित रोग है जी, और ये होता है स्टूडेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु से। कॉमन कोल्ड खांसी जुकाम जिसे कहते हैं, ये एक वायरस जनित रोग है जो कि राइनो वायरस से होता है। डन। स्टूडेंट मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है।
अमीबियासिस एक प्रोटोजुआ जनित रोग है जो एंटामीबा स्टोलाइटिका से होता है। अल्टीमेट तैयार, डन। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको लिया वो बता देता हूं, रिंगवर्म जिन्हें हम कह रहे हैं, रिंगवर्म कवक से होने वाला रोग है स्टूडेंट। और रिंगवर्म जो होता है दांत खाज खुजली, इसमें प्रभावित भाग ऑब्वियसली त्वचा होती है स्टूडेंट। जनरली ये नीचे स्टूडेंट इस एरिया की त्वचा होती है, उंगलियों के बीच की त्वचा होती है स्टूडेंट, पैरों की उंगलियों के बीच की त्वचा, यह त्वचा। इसके अलावा नाखून और इसके अलावा स्टूडेंट सिर के बाल और उसके जो स्कैल्प होती है स्टूडेंट, जी हाँ, बाल और उसके नीचे की त्वचा जो होती है वो। तो इसमें प्रभावित वाले भाग जो होते हैं कवक के वो होते हैं 3, एक त्वचा, एक नाखून और एक बाल स्टूडेंट। डबल स्टार के साथ ये पॉइंट हुआ हमारा क्लियर। अगला पॉइंट बताऊंगा, इसमें 3 स्टूडेंट कौन से वंश है, माइकोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन और ट्राइकोफाइटन, ये 3 वंश के कवक। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं अगला टॉपिक, दांत खत खुजली वाला रिंगवर्म। इसके रोग जनक का नाम स्टूडेंट माइकोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन वंश के कवक इस रिंगवर्म के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो कवक संबंधित रोग है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रभावित क्या होता है, प्रभावित भाग है त्वचा, नाखून और बाल स्टूडेंट, बालों के नीचे की त्वचा, स्कैल्प जिसे कहते हैं यानी हेयर स्टूडेंट, यह इसमें प्रभावित होता है स्टूडेंट। तीसरा पॉइंट आता है कवक आता कहां से, जनरली कवक मिट्टी से आते हैं स्टूडेंट, मिट्टी से इसका संक्रमण होता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति की चीजों को काम में लेने पर, जैसे कि उसका कंगा काम में लिया तो उसी के अगर संक्रमित व्यक्ति के बालों में है तो दूसरे व्यक्ति में चले जाएंगे। उसका टॉवल काम में लिया, त्वचा पे कंगा टॉवल स्टूडेंट, ये काम में लेने पर तौलिए, ये काम में लेने पर कपड़े। तो स्टूडेंट जैसे कि कपड़े, टॉवल, कंगा संक्रमित व्यक्ति का काम में लिया तो आ जाएगा ये रोग, और साथ में मिट्टी से आएगा स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो पहला पॉइंट आया स्टूडेंट कारक का नाम, दूसरा पॉइंट आया कि संक्रमण का कारण बताइए। संक्रमण का कारण स्टूडेंट मिट्टी से, इसके अलावा तौलिए, कपड़े, कंगे से, ये डबल स्टार के साथ स्टूडेंट, और प्रभावित भाग त्वचा, नाखून और स्टूडेंट बाल, ये इसमें होता है स्टूडेंट। जैसे विभिन्न भागों की त्वचा, स्पेशली हाथ की उंगलियों के बीच की, पैर की उंगलियों के बीच की त्वचा इस जगह पहले सूखी हो जाती है स्टूडेंट, उसमें खुजली होने लगती है बहुत ज्यादा और लाल धब्बे बनने लग जाते हैं स्टूडेंट, दाने निकल आते हैं, ये इस रोग के लक्षण होते हैं स्टूडेंट। विभिन्न भागों की त्वचा, नाखून, बालों पर बाल सूखे स्टूडेंट, उन पे जो है खुजलियां होने लग जाएगी स्टूडेंट। श्योर, इस रोग के मुख्य लक्षण है खुजली होगी, दर्द होगा, दाने निकल जाएंगे, ये इसका स्टार्ट। मैं आपको बताऊं स्टूडेंट ऐसा दिखता है, ये देखिए, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, तो ये देखिए इस एरिया पे दिया हुआ है त्वचा में, यहाँ छोटे छोटे दाने बन जाएंगे लाल लाल रंग के, और ये स्टार्ट, ये देखिए दांत खाज खुजली का। इसके अलावा स्टूडेंट तेज खुजली होती है, ये बता दिया। उष्मा यानी स्टूडेंट ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं नमी और थोड़ी सी गर्मी, इसको और ज्यादा फैलाता है। अगर उस एरिया पे थोड़ा पानी आ जाएगा, पसीना आएगा, नमी होगी, उष्मा होगी वातावरण में, तो ये और ज्यादा फैलती है गर्मी से, दांत खाज खुजली ज्यादा, तो ज्यादा फैलाता है स्टूडेंट। श्योर, इसलिए पैरों की उंगलियों के बीच में, जांघों के बीच में स्टूडेंट, इस एरिया पर ये कवक ज्यादा पनपते हैं और फैलते हैं स्टूडेंट। एक बीमारी होती है एथिलीट्स फुट स्टूडेंट, एथिलीट्स फुट डिजीज, ये एथिलीट्स स्टूडेंट, ये फुट डिजीज, एथिलीट्स फुट डिजीज, ये जो डिजीज होती है स्टूडेंट, ये उंगलियों के बीच में, धावक की उंगलियों के बीच में जो है स्टूडेंट, उसके उंगलियों के, पैरों की उंगलियों के बीच में कवक का पनप हो जाते हैं, तो ये वहां है। तो एक बार और लास्ट, रिंगवर्म डिजीज हिंदी में दांत खाज खुजली, और कारक का नाम कवक स्टूडेंट। 3 जातियां हैं वो बता दी मैंने आपको, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन और ट्राइकोफाइटन स्टूडेंट। इस वंश के कवक के कारण होती है प्रभावित हिस्सा त्वचा है, नाखून है, बाल है, ये प्रभावित हिस्सा है स्टूडेंट। होता क्या है, इन स्थानों की त्वचा जो होती है वो शुष्क हो जाती है, उसमें खुजली होती है, दाने निकल जाते हैं, ये एक पॉइंट है स्टूडेंट। इसके साथ कारण क्या है, मिट्टी से आता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, तौलिए, कंगे काम में लेने पर आता है स्टूडेंट, यह है साहब। तो कुछ पॉइंट तो हमने कवक और ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। तो सारी डिजीज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब अगर मैं आपसे डिजीज के बारे में बोलूं, कोई भी डिजीज, आप उस डिजीज का पूरा बताएं, उसके लक्षण बताएं, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तब तैयार। एनसीईआरटी के एक लाइन की रीडिंग कर लें जरा स्टार्ट। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं आपको, जैसे ये देखिए स्टूडेंट, इधर डिजीज है, इधर पैथोजन है, इधर उसके फैलने का तरीका आपको बताना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। पहली डिजीज मान ली, ये आपके सामने टेबल है, फटाफट अपनी कॉपी में इसके आंसर भी लिख लो, वीडियो को पॉज कर दो, खुद बोल लो,
इसके कारक का नाम बताओ और संक्रमण का तरीका बताओ। आपकी पूरी एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट, कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा। जरा स्टार्ट। डिजीज, पैथोजन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये वीडियो पॉज करो, आंसर लिखो। कर लिया आपने? अब मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। सबसे पहले मलेरिया। मलेरिया के कारक का नाम स्टूडेंट प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम इसका कारक है स्टूडेंट, जो कि एक क्या है स्टूडेंट? प्रोटोजोआ है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वेक्टर स्टूडेंट, मच्छर के काटने से होता है। एनोफ्लीज मच्छर के काटने से, ये लीजिए एनोफ्लीज मॉस्किटो। वाहक जनित रोग है स्टूडेंट, ये लीजिए, डन हो गया। बीमारी नंबर 2 निमोनिया। निमोनिया जीवाणु जनित रोग है। अभी हम बोले थे कौन सा पैथोजन है इसका स्टूडेंट? स्ट्रेप्टोकोकस, ये लीजिए स्ट्रेप्टोकोकस में बोल देता हूं, जीवाणु की वजह से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वायु जनित रोग है, एयरबॉर्न डिजीज है। कंप्लीट हुआ है अभी। अगला आओ, फिलीरियसिस हाथी पांव रोग, कृमि संक्रमित रोग है। कारक कौन है? यस स्टूडेंट, वाउचरेरिया। वाउचरेरिया फिलीरियल वर्म जिसे कहा जाता है स्टूडेंट। होता क्यों है? वाहक जनित रोग है, मच्छर के काटने से। अब की बार क्यूलैक्स मच्छर के काटने से, मादा क्यूलैक्स के स्टूडेंट, क्यूलैक्स मॉस्किटो, ये इसका स्टूडेंट कारण है। अगला कॉमन कोल्ड, अगर ये पूछा जाए स्टूडेंट, वायरस जनित रोग है और राइनो वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। यस, राइनो वायरस जो होते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए, अगर इसके लिए कॉमन कोल्ड के लिए राइनो वायरस है, हाँ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए तो वायु जनित रोग है स्टूडेंट, छींकने खांसने से इसके कराएंगे। टाइफाइड, टाइफाइड स्टूडेंट जीवाणु जनित रोग है, साल्मोना टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया उसकी वजह से होता है टाइफाइड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है स्टूडेंट टाइफाइड का? अगर पूछा जाए तो दूषित जल और भोजन से होता है। डन, रिवीजन आपने लिख लिया होगा, सब मैच कर लो। अमीबियासिस, अमीबियासिस स्टूडेंट प्रोटोजोआ जनित रोग है। और कौन सा प्रोटोजोआ? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी वही दूषित जल और भोजन से। और मक्खियां इसमें स्टूडेंट यांत्रिक वाहक की तरह काम करती है। एस्केरियासिस स्टूडेंट कृमि संबंधित रोग है। राउंडवॉर्म एस्केरिस इसके पैथोजन का नाम है, एस्केरिस राउंडवॉर्म। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए मेरे बेटा, अगर इसका एस्केरिसिस दूषित जल और भोजन आ जाएगा, डबल स्टार। रिंगवॉर्म एक कवक की वजह से होता है, फंगल डिजीज है, ये लीजिए स्टूडेंट रिंगवॉर्म फंगल डिजीज है। यस, और इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन मिट्टी से और संक्रमित व्यक्ति के कंगे तौलिए इनको की वजह से। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया बैक्टीरियल डिजीज है स्टूडेंट, बैक्टीरिया की वजह से होता है, कॉर्निडिप्थीरियम बैक्टीरिया। डिप्थीरिया में गला प्रभावित होता है और वायु जनित रोग है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। डेंगू फीवर वायरस की वजह से होता है, वायरस विषाणु जनित रोग है। डेंगू फीवर भी एक मच्छर के काटने से होता है, एडीज मॉस्किटो। जी हाँ स्टूडेंट, ये एडीज मॉस्किटो मच्छर की वजह से होता है। तो ये तैयार करवा दिया स्टूडेंट, कोई भी डिजीज हो आज परफेक्ट हमारे पास। मैच कर लो अपनी 10 डिजीज ऐसे ली जिसमें एनसीईआरटी पूरी कवर हो गई है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। डन। निम्न में से वह बीमारी बताइए जिसमें स्टूडेंट होठ और नाखून जो होते हैं वो नीले हो जाते हैं। निमोनिया, यस सर। निम्न में से वह बीमारी बताइए जिसमें आंत्र छिद्रित हो जाती है, मृत्यु भी हो सकती है, टाइफाइड। डन। निम्न में से वह बीमारी बताइए जिसमें त्वचा, नाखून और बालों के ऊपर स्टूडेंट सूखे पल्प बन जाते हैं और खुजली होती है, दांत खाज खुजली, रिंगवॉर्म। एनी प्रॉब्लम? शानदार, तैयार स्टूडेंट, कोई सी भी डिजीज पूछे तैयार। अब स्टूडेंट जो वाहक जनित रोग होते हैं मच्छर के काटने से, तो उनके निवारण का तो एक तरीका है, पानी को इकट्ठा ना होने दे, किसी से समय समय पर सफाई करे, कूलर की ओर से, नदी तालाबों का पानी गंदा ना होने दे। श्योर। मच्छर के लार्वा को मारने के लिए स्टूडेंट डबल स्टार के साथ गैम्बूसा मछली काम में लेते हैं। गैम्बूसा ये जैविक निवारण है इसका। गैम्बूसा एक मछली होती है स्टूडेंट, गैम्बूसा ये मछली होती है स्टूडेंट, और ये मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। लार्वा भक्षक मछली है, और इस मछली को अगर पानी में डाल देंगे तो मच्छर के लार्वा खा जाएंगे, इससे कोई पानी भी खराब नहीं होगा स्टूडेंट। यह कूलर में और बाकी जगह जहां पानी इकट्ठे रहते हैं वहां हमेशा समय समय पर सफाई हो ताकि मच्छर ना आए।
दूषित जल और भोजन के लिए स्टूडेंट हमेशा साफ सुथरी सब्जियों को, फलों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। ये बचने के उपाय हैं स्टूडेंट। अपने आप को हमेशा साफ रखना चाहिए, साफ हमेशा नहाना धोना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट सब दूध, फल, सब्जी सबको साफ करके बढ़िया खाना चाहिए। या तो रखाओ, बचाओ, ये सब बातें अगर मैं बोलूँ तो ये भी हो गया। तो हमने एक टॉपिक तैयार किया जिसका नाम है डिजीज स्टूडेंट। डिजीज यानी कि रोग दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक रोग है स्टूडेंट, एक असंक्रामक। क्योंकि पहले तो हमने रोग का एक बड़ा क्लासिफिकेशन लिया, जन्मजात रोग, और दूसरा अर्जित रोग। अर्जित रोग जो होते हैं जो जन्म के बाद आते हैं स्टूडेंट पूरे जीवन में। और अर्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक वो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। अब इसमें आप जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ सब इसी में डालोगे तो आज डिप्थीरिया संक्रामक रोग है, एड्स संक्रामक रोग है। और असंक्रामक रोग उसी व्यक्ति में सीमित रहते हैं, एक से दूसरे व्यक्ति में संचारी नहीं होते। कैंसर असंक्रामक है, किसी विटामिन की कमी से यानी कि होने वाले रोग असंक्रामक है। एलर्जी असंक्रामक है, फ्रैक्चर हो गया, डायबिटीज हो गई, एलर्जी है, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तदाब सब असंक्रामक है जो उसी व्यक्ति में सीमित है। डबल स्टार आज। और कौन सी बीमारी में कौन सा भाग प्रभावित हुआ सारे पढ़ा दिया, एनसीईआरटी का पूरा सीक्वेंस ले लिया। कोई भी बीमारी का नाम दूं, आप बताओ ये किसकी वजह से हो रही है। पोलियो वायरस जनित रोग है, रेबीज वायरस जनित रोग है, अफ्रीकी निद्रा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। शॉर्ट, मनुष्य में मलेरिया की संक्रामक अवस्था स्पोरोजोइड, मादा एनोफिलिस मच्छर में मलेरिया की प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था गैमीटोसाइट। प्लाज्मोडियम का अलैंगिक, मनुष्य में अलैंगिक जनन होता है, एनोफिलिस में लैंगिक जनन होता है। प्लाज्मोडियम में निषेचन कहाँ होता है, मच्छर की स्टूडेंट आहार नाल में, क्रॉप में। डबल स्टार। श्योर, तो सारे क्वेश्चनों को बहुत जोरदार तैयार कर लिया। तो डिजीज टॉपिक पूरा तैयार है, एनसीईआरटी से इस टॉपिक की पूरी अच्छी तरह रीडिंग कर लेंगे। ये तो हो गया हमारा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और उसका नाम है इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोगों से लड़ने की जो हमारे शरीर की क्षमता होती है उससे कहते हैं प्रतिरक्षा। डबल स्टार। रोगों से लड़ने की जो हमारे शरीर के अंदर क्षमता होती है उसे इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा कहते हैं स्टूडेंट। क्लियर। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है इम्यूनिटी, एक होती है इननेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा इननेट इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, यह अविशिष्ट होती है, यह सभी व्यक्ति में सेम है स्टूडेंट, आप में, मेरे में, सब में। जी हाँ, ये सबको भगवान ने दिया और जन्म से ये साथ होती है। जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी अर्जित प्रतिरक्षा होती है यह विशिष्ट प्रकार की होती है और यह स्टूडेंट जन्म के बाद अर्जित की जाती है। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग है, सबकी अलग अलग प्रतिरोधक क्षमता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर बारिश में दो लोग एक साथ हैं और वो भीग जाते हैं तो किसी एक को जुकाम हो रहा है, एक को नहीं हो रहा, तो बोलते नहीं इसकी इम्यूनिटी अच्छी है, वो इम्यूनिटी अर्जित प्रतिरक्षा वाली है स्टूडेंट। सहज प्रतिरक्षा तो दोनों की सेम थी। जी हाँ, जन्म से जो इम्यूनिटी हमारे साथ आती है पैदा होने के साथ वो होती है सहज प्रतिरक्षा। और पैदा होने के बाद जो हम अर्जित करते हैं, चाहे वो टीकाकरण से करें स्टूडेंट, आज वैक्सीनेशन करवाते हैं, वो अर्जित प्रतिरक्षा में आएगा। तो डबल स्टार के साथ इम्यूनिटी दो प्रकार की, प्रतिरक्षा दो प्रकार की, सहज प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा जन्म से होती है, अविशिष्ट होती है, भिन्न भिन्न व्यक्ति में, ऐसा नहीं भिन्न भिन्न, सब में एक जैसी है, किसी में विशिष्ट प्रकार की नहीं है, किसी रोग के लिए विशिष्ट नहीं होती है। जबकि अर्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट प्रकार की होती है, प्रत्येक रोग के लिए अलग भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। डबल स्टार। क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट और बात करता हूं आपसे, सहज प्रतिरक्षा के अंदर स्टूडेंट कोई भी स्मृति कोशिका, मेमोरी सेल्स नहीं बनती, जो कि अर्जित प्रतिरक्षा का विशिष्ट लक्षण है। तो आइए अगला टॉपिक लेते हैं, इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा, रोग से लड़ने की क्षमता। जिस प्रकार परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता उसे प्रतिरक्षा तंत्र के कारण मिलती है, उसे प्रतिरक्षी कहते हैं। तो रोग से लड़ने की क्षमता उसे कहते हैं इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। और इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है स्टूडेंट, सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, इंग्लिश में इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सहज प्रतिरक्षा जन्म से होती है, यह अविशिष्ट प्रकार की होती है, ये सभी व्यक्तियों में समान होती है स्टूडेंट। क्लियर। ये किसी विशिष्ट रोग के लिए नहीं होती है, ठीक है।
स्टार्ट। सहज प्रतिरक्षा, पहले इसको लेंगे। सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। जी हाँ स्टूडेंट, यह जन्म के समय से ही मौजूद होती है, इसमें स्मृति कोशिका नहीं होती है। डबल स्टार स्टूडेंट। अब सहज प्रतिरक्षा में स्टूडेंट 4 प्रकार के अवरोध आते हैं। सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के अवरोध है। पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर अवरोध, तीसरा सेलुलर बैरियर और चौथा स्टूडेंट साइटोकाइनिन बैरियर। हिंदी में बात करते हैं। फिजिकल बैरियर स्टूडेंट शारीरिक अवरोध, फिजियोलॉजिकल बैरियर कारिकी अवरोध, सेलुलर बैरियर कोशिकीय अवरोध और साइटोकाइनिन अवरोध। 4 प्रकार के अवरोध। दोबारा, सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के अवरोध होते हैं। शारीरिक अवरोध, कायिकीय अवरोध, कोशिकीय अवरोध, साइटोकाइनिन अवरोध। डन। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले शारीरिक अवरोध की बात करते हैं। एनाटॉमिकल बैरियर या फिजिकल बैरियर जिसे कहते हैं स्टूडेंट, जो जनरली रोग जनक के प्रवेश को रोक देता है। और इसमें 2 जने आते हैं स्टूडेंट, एक त्वचा और एक म्यूकस झिल्ली, म्यूकोसा। जी हाँ स्टूडेंट, डबल स्टार। ये बहुत क्वेश्चन आता नीट में, निम्न में से किसे किस अवरोध में डाला गया है। तो आज रिवीजन। सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के अवरोध है। उसमें पहला अवरोध पढ़ा रहा हूं, शारीरिक अवरोध बता रहा हूं। उसके अंदर 2 टॉपिक आएंगे, स्किन यानी त्वचा और म्यूकोसा यानी म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस श्लेष्मा झिल्ली। दोबारा, त्वचा। त्वचा हमारा बाहरी आवरण है स्टूडेंट। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। डबल स्टार। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। यकृत, जोरदार डबल स्टार शरीर का। और स्टूडेंट त्वचा जो होती है, त्वचा की बाहरी परत जो होती है मृत कोशिकाओं की बनी होती है। इस बाहरी परत का नाम स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है। इसलिए जीवाणु त्वचा से कभी प्रवेश ही नहीं कर पाते। त्वचा हमेशा रोग जनक के प्रवेश को रोक देती है। आज मेरी इस त्वचा के ऊपर कोई भी रोग जनक रख दो स्टूडेंट, चाहे जीवाणु कोई शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। डबल स्टार के साथ प्रथम सुरक्षा पंक्ति में नाम है त्वचा का। यह त्वचा की पीएच भी अम्लीय होती है पसीने के कारण और सीबम के कारण, और अम्लीय पीएच में भी वृद्धि नहीं कर पाते जीवाणु। तो त्वचा एक तो प्रवेश को रोकती है और एक वृद्धि को रोकती है पीएच अम्लीय होने के कारण। और प्रवेश कैसे रोकती है? क्योंकि मृत कोशिकाओं की बनी है इसकी बाहरी परत। दूसरा आवरण, यहां तक समझ में आई? तो पहले हम पढ़ाने जा रहा हूं आपको फिजिकल बैरियर स्टूडेंट, शारीरिक अवरोध। और फिजिकल बैरियर में पहला टॉपिक होता है त्वचा और दूसरा है म्यूकोसा। एक नीट का क्वेश्चन ये तैयार। त्वचा सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है। और स्टूडेंट म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन स्टूडेंट हमारे शरीर में सांस लेने पर या फिर खाने के साथ जो जीवाणुगण को रोकने के लिए भगवान ने व्यवस्था करी, या इसलिए श्वसन मार्ग, आहार नाल स्टूडेंट और मूत्र जनन मार्ग 3 जगह पर एक विशेष प्रकार की म्यूकस झिल्ली डाल दी है। और म्यूकस क्या करता है? वो अंदर आने वाले सूक्ष्म जीवी को चिपका लेता है और उसको अंदर जाने से रोकता है, और उसके बाद सीलिया के माध्यम से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये आता है म्यूकस मेम्ब्रेन मिलती कहां पर है? तो श्वसन मार्ग, आहार नाल मार्ग, जठरांत और मूत्र जनन तंत्र स्टूडेंट वहां पर पाया जाता है। को आश्रित करने वाली उपकला होती है। पहले हम त्वचा की बात करते हैं। त्वचा हमारे शरीर पे त्वचा मुख्य अवरोध है जो सूक्ष्म जीवी के प्रवेश को रोकती है। त्वचा की बाहरी परत स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है जो कि मृत होती है। इस कारण त्वचा पर रोग कारक वृद्धि और प्रवेश नहीं कर पाते हैं। डबल स्टार। त्वचा की पीएच भी अम्लीय होती है जो जीवाणु को वृद्धि नहीं करने देती है। डबल स्टार। ये क्लियर हुआ? क्लियर। अब आइए म्यूकस झिल्ली। म्यूकस झिल्ली में म्यूकस होता है, श्लेष्मा उसको हिंदी में कहते हैं श, और श्लेष्मा हमेशा जीवाणु को चिपका लेता है और उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। और म्यूकस झिल्ली 3 जगह पाई जाती है, श्वसन मार्ग में स्टूडेंट, है ना, आहार नाल मार्ग में, और इसके अलावा मूत्र जनन मार्ग में। तो स्टार्ट। श्वसन मार्ग, आहार नाल मार्ग और मूत्र जनन मार्ग को आश्रित करने वाली उपकला श्लेष्मा होती है जो शरीर में घुसने वाले रोगाणु को रोकने में सहायता करती है। श्लेष्मा में, इस झिल्ली में श्लेष्मा कोशिकाओं सीलिया पाए जाते हैं। श्लेष्मा कोशिकाओं से श्लेष्मा निकलता है जो कि चिपचिपा बना देता है। इस कारण जीवाणु इस झिल्ली से चिपक जाते हैं और फिर सीलिया गति कर इन जीवाणु को शरीर के बाहर धकेल देते हैं। तो हमने पहला बैरियर पढ़ लिया स्टूडेंट जिसका नाम है शारीरिक अवरोध, और उसमें 2 टॉपिक आते हैं, त्वचा और म्यूकस झिल्ली स्टूडेंट। डन। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा प्रथम सुरक्षा पंक्ति में आता है, जीवाणु के प्रवेश को ही रोक देता है।
त्वचा की ऊपरी परत स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है जो मृत कोशिकाओं की बनी है, इसलिए जीवाणु का प्रवेश और वृद्धि नहीं हो पाती। त्वचा की पीएच भी अम्लीय होती है स्त्रवण के कारण, त्वचा पर आने वाले पदार्थों के स्त्रवण से उसकी पीएच अम्लीय है जो भी जीवाणु के वृद्धि को रोकती है। अब आती है म्यूकस झिल्ली, 3 जगह पाई जाती है। श्वसन मार्ग आश्रित रहता है, आहारनाल मार्ग आश्रित रहता है और मूत्रजनन मार्ग भी म्यूकस झिल्ली से आश्रित रहता है। म्यूकस कला में एक तो म्यूकस कोशिकाएं होती है, श्लेष्मा कोशिकाएं, और सीलिया श्लेष्मा कोशिकाओं से निकलने वाला गाढ़ा श्लेष्मा चिपका लेता है रोग कारक को और सीलिया उसको बाहर धकेल देते हैं। इस तरीके से दोनों सुरक्षा देते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक शारीरिक अवरोध ये तो कंप्लीट हुआ। चलिए, तो एक बैरियर कंप्लीट हुआ, एक अवरोध शारीरिक अवरोध। अब आए दूसरे अवरोध पर, कारिकीय अवरोध। जी हाँ, फिजियोलॉजिकल बैरियर। स्टूडेंट, शरीर में क्रियाओं के फलस्वरूप शारीरिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनकी वजह से होने वाली अवरोध। और इसमें आते हैं स्टूडेंट, एक तो शरीर का तापमान, एक अम्लीय पीएच, और स्टूडेंट कुछ पदार्थ जो शरीर स्त्रावित करता है, शारीरिक स्त्राव, जैसे कि लार, आंसू, ये सब हमारे शरीर में प्रतिरक्षा देने का काम करते हैं। आपने कहा कैसे? तो आइए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन नीट में ये आएगा, निम्न में से किसको कारिकीय अवरोध में यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर में डाला जाएगा? तो शरीर का तापमान यानी एक तो तापमान, एक अम्लीय पीएच, एक शारीरिक स्त्राव जैसे लार, आंसू, सीबम, श्लेष्मा, इन सब में स्टूडेंट। तो आइए स्टार्ट। अगला बैरियर, पहले नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए मैं आपको इस तरीके से इसको फ्लो चार्ट में दे रहा हूं। कारिकीय अवरोध फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसमें आएगा एक तो फीवर, आमाशय में अम्ल, शारीरिक स्त्राव स्टूडेंट, लार, आंसू, पसीना, सीबम, ये सब स्टूडेंट ये होते हैं। ये सब प्रतिरक्षा देने का काम करते हैं। अब आइए जैसे फीवर की बात करें, फीवर से क्या होता है? शरीर का तापमान बढ़ने पर जीवाणु का वृद्धि नहीं हो सकती स्टूडेंट, मरने लग जाते हैं वो। इसलिए जब भी तापमान बढ़ता है तो स्टूडेंट जीवाणु मरने लगते हैं। तो ये एक प्रतिरक्षा का काम हो गया। ये स्टार्ट। शरीर की कुछ क्रियाविधियां जीवाणु की वृद्धि के लिए शरीर में प्रतिकूल वातावरण बना देती है। तो शरीर की क्रियाविधियों से प्रतिरक्षा जो आती है उसे कारिकीय प्रतिरक्षा यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। इसके कारण जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है। ये लीजिए स्टूडेंट डबल स्टार के साथ ये कंप्लीट। पहला आएगा स्टूडेंट ज्वर यानी फीवर स्टूडेंट। शरीर का अधिक ताप जीवाणु की वृद्धि को अवरुद्ध कर देता है। इस प्रकार शरीर में संक्रमण होने पर प्रतिरक्षा स्वरूप शरीर का तापमान बढ़ जाता है। एक अम्लीय पीएच स्टूडेंट, जब पीएच अम्लीय होती है तब शरीर का ध्यान रखना, अम्लीय पीएच में जीवाणु का विकास नहीं होता है। डबल स्टार, अम्लीय पीएच में जीवाणु की वृद्धि विकास नहीं होता है। डन। तो आपने कहा साहब कैसे? मैं आपको बता देता हूं। अम्लीय पीएच में वृद्धि नहीं होती है। कहां में अम्लीय पीएच? आमाशय में जठर रस आता है, उसकी पीएच अम्लीय होती है। तो भोजन के साथ आए हुए कुछ जीवाणु वहीं मर जाते हैं स्टूडेंट। योनि मार्ग की अम्लीय पीएच होती है स्टूडेंट। तो योनि मार्ग की अम्लीय पीएच होना, आमाशय की अम्लीय पीएच, इन सब में जीवाणु का विकास नहीं हो पाता स्टूडेंट, वृद्धि नहीं हो पाती है। अम्लीय पीएच, शरीर के अनेक भागों की अम्लीय पीएच भी जीवाणु की वृद्धि को रोक देती है, जैसे आमाशय की अम्लीय पीएच, योनि मार्ग की अम्लीय पीएच। डबल स्टार। तो ये कारिकीय यानी अम्लीय पीएच। आज कोई बोले आमाशय का अम्ल में अम्ल होना कौन सी अवरोध में आएगा? कारिकीय अवरोध में आएगा। योनि मार्ग का अम्ल कारिकीय अवरोध में आएगा। इसके अलावा शरीर से निकलने वाले स्त्राव वो होते हैं जैसे कि आंसू स्टूडेंट, लार, जी हाँ स्टूडेंट, सीबम, पसीना, ये सब स्टूडेंट जो होते हैं ये पाए जाते हैं। और इनके अंदर देखिएगा स्टार्ट, आंसू, लार, सीबम, श्लेष्मा में लाइसोजाइम उपस्थित होता है। और ये लाइसोजाइम जो होता है स्टूडेंट ये जीवाणु नाशक होता है। लाइसोजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति को क्षतिग्रस्त कर देता है, नष्ट, जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो लाइसोजाइम जीवाणु नाशक होता है जो हमारे आंसू में, लार में, इनमें पाया जाता है स्टूडेंट। डबल स्टार के साथ। तो कारिकीय अवरोध किस किस को मानेंगे? क्या आंसू आएगा कारिकीय अवरोध? यस सर। त्वचा नहीं सर, त्वचा शारीरिक अवरोध है। श्लेष्मा झिल्ली नहीं सर, शारीरिक अवरोध है। आमाशय में अम्ल, यस सर, आमाशय अम्ल। ज्वर, यस सर। डबल स्टार। कुछ भी पूछे आज हमारा तैयार हो गया स्टूडेंट। ये दो अवरोध मैंने क्लियर किए। यस, एक शारीरिक अवरोध जिसमें त्वचा और श्लेष्मा को झिल्ली को माना जाएगा, और दूसरा कारिकीय अवरोध फिजियोलॉजिकल बैरियर स्टूडेंट जिसमें आंसू, लार, अम्ल, आमाशय में अम्ल, योनि मार्ग में अम्ल, ज्वर, ये सब इंक्लूड किया जाएगा। डन। अब स्टूडेंट तीसरा अवरोध आता है और वह है कोशिकीय अवरोध। और वह शरीर में उपस्थित कुछ कोशिकाएं वो होती है, वो प्रतिरक्षा के लिए ही बनाई गई हैं।
और वो चार है स्टूडेंट कोशिकीय अवरोध। एक होती है न्यूट्रोफिल, एक होती है मोनोसाइट कोशिका, एक मैक्रोफेजिस कोशिका बृहद भक्षकाणु, और एक होती है स्टूडेंट एनके सेल नेचुरल किलर सेल। चार कोशिकाएं शरीर की वो कोशिका है जो प्रतिरक्षा से संबंधित है और जो कोशिकीय अवरोध बनाती हैं स्टूडेंट डबल स्टार के साथ। तो देखिएगा सहज प्रतिरक्षा का तीसरा अवरोध आता है कोशिकीय अवरोध, जिसमें कोशिकाएं काम करेंगी। चार कोशिकाएं इसमें डाली जाएंगी। न्यूट्रोफिल स्टूडेंट, न्यूट्रोफिल को स्टूडेंट इसका केंद्रक जो होता है बहुपिंडकीय होता है। जी हाँ, इसलिए इसको एक और नाम देते हैं बहुरूप केंद्रक श्वेताणु उदासीन रंजी स्टूडेंट PMNL स्टूडेंट पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इंग्लिश में। दूसरी कोशिका मोनोसाइट होती है। मैक्रोफेजिस तीसरी कोशिका होती है स्टूडेंट, और प्राकृतिक मारक कोशिका NK सेल चौथी होती है। ये चार सेल्स शरीर में सहज प्रतिरक्षा की कोशिकीय अवरोध में डाली जाती है। एक बार और, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज यानी बृहद भक्षकाणु, और लास्ट में प्राकृतिक मारक कोशिका NK सेल। इसमें से स्टूडेंट डबल स्टार के साथ बात करूंगा। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और मैक्रोफेज तीनों भक्षक कोशिकाएं होती हैं, जबकि प्राकृतिक मारक कोशिका भक्षण का काम नहीं करती है। ये तीनों भक्षण का काम करती है। एक और डबल स्टार दूंगा। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट रक्त में होती है स्टूडेंट, आपके ब्लड के साथ बह रही होती है, जबकि मैक्रोफेजिस ऊतक में पाई जाती है। डबल स्टार स्टूडेंट। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोशिकीय अवरोध, इसको भी ले लेते हैं हम। कोशिकीय अवरोध में स्टूडेंट हम किस किस को इंक्लूड करेंगे? चार कोशिकाओं को इंक्लूड करेंगे, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज और प्राकृतिक मारक कोशिका यानी NK सेल स्टूडेंट। इसमें से न्यूट्रोफिल को PMNL बोला जाता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, क्योंकि इसका केंद्रक बहुत ज्यादा पिंडों में बटा होता है। न्यूट्रोफिल शरीर रक्त में पाए जाने सबसे ज्यादा पाई जाने वाली WBC है। टोटल WBC का, टोटल ल्यूकोसाइट का 60 से 65% होती है। इसका केंद्रक सबसे ज्यादा पिंड रखता है। 5 पिंड, 3 से 5 पिंड में विभाजित होता है। शार्प न्यूट्रोफिल की बात कर रहा हूं। यह रक्त में उपस्थित सबसे ज्यादा सक्रिय और गतिशील WBC होती है और यह भक्षण का काम करती है। इसके बाद सेकंड नंबर मोनोसाइट की बात करूंगा। यह भी रक्त में उपस्थित होती है। यह सबसे बड़ी WBC है रक्त की स्टूडेंट। चिया ब्लड में सबसे बड़ी ल्यूकोसाइट इसी को माना जाता है स्टूडेंट। इसका केंद्रक किडनी के शेप, सेम के बीच के आकार का या वृक्क के आकार का होता है। चिया डबल स्टार के साथ। ये टोटल WBC की बात की जाए तो 5 से 8% होती है उसका। ची सबसे बड़ी जरूर है ये स्टूडेंट। ये दोनों तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों रक्त में उपस्थित होती है, और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट और मैक्रोफेजिस तीनों की तीनों भक्षण का काम करती है। मैक्रोफेजिस जो होती है स्टूडेंट ये ऊतक में होती है। ये कुछ पॉइंट्स तो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रोफिल प्लस मोनोसाइट प्लस मैक्रोफेजिस भक्षक कोशिका होती है। डबल स्टार। न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट रक्त में होती है, जबकि मैक्रोफेजिस टिश्यू में उपस्थित होती है। ये लीजिए स्टूडेंट, पॉइंट क्लियर? क्लियर। अगला पॉइंट, न्यूट्रोफिल में बहुखंडकीय केंद्रक होता है, बहुपिंडकीय श्योर, जो कि बहुरूपीय केंद्रक श्वेताणु उदासीन रंजन कहलाती है। इसलिए यह शरीर में सबसे सक्रिय और गतिशील भक्षक कोशिका है। न्यूट्रोफिल सबसे अधिक पाए जाने वाली WBC है, 60 से 65% कुल WBC का। श्योर। डबल स्टार। सबसे ज्यादा मिलने वाली WBC न्यूट्रोफिल, सबसे बड़ी WBC स्टूडेंट मोनोसाइट। WBC रक्त में मिलने वाली कोशिकाएं होती है। ये 5 प्रकार की होती है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। डबल स्टार। क्लियर? इसमें से न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट सहज प्रतिरक्षा में कोशिकीय अवरोध में आते हैं, जबकि लिम्फोसाइट आप पढ़ोगे अर्जित प्रतिरक्षा में स्टूडेंट। बहुत जोरदार चीज पढ़ा रहा हूं आज आपको। हाँ, इसमें से न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों भक्षण का काम करती है। सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट है, सबसे ज्यादा मिलने वाली WBC न्यूट्रोफिल है, सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट है। श्योर? आइए अगला पॉइंट, मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC है। इसका केंद्रक किडनी के समान आकार का होता है। ये कुल WBC का 5 से 8% होती है। ये लो, ये भी क्लियर। मैक्रोफेजिस जो होती है ये बड़ी अनियमित आकार की कोशिका होती है, जो ऊतक में उपस्थित होती है, जो भक्षण का काम करती है। सच बात तो बताऊं तो मोनोसाइट जो होती है रक्त से निकल के ऊतक में जाकर मैक्रोफेजिस में परिवर्तित हो जाती है स्टूडेंट।
मैक्रोफेजेस बृहत भक्षाणु जिसे आप कह रहे हो दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थिर जो ऊतक उस अंग में वहीं रहे, और एक होती है भ्रमणशील वाली। जी हाँ, स्थिर जैसे मैं आपको बताऊं, लीवर में आपने कभी नाम सुना, कफ्फर कोशिका, लीवर की कफ्फर कोशिका एक मैक्रोफेजिस का उदाहरण है। आपने फेफड़े में डस्ट सेल सुना होगा, मैक्रोफेजिस का उदाहरण है। मस्तिष्क में माइक्रोग्लियल सेल मैक्रोफेजिस का उदाहरण है। यह स्थिर मैक्रोफेजिस है स्टूडेंट। तो मैक्रोफेजिस बृहत भक्षकाणु हिंदी में बोलते हैं, भक्षण का काम करती है, ऊतक में उपस्थित होती है। डबल स्टार, बड़ी अनियमित आकार की कोशिकाएं जो ऊतक में होती है, जैसे लीवर में कफ्फर कोशिका, फेफड़े में डस्ट कोशिका, मस्तिष्क में माइक्रोग्लियल कोशिका, ये सब मैक्रोफेजिस के उदाहरण है। डबल स्टार। तो 4 प्रकार के कोशिका अवरोध, उसमें से न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजिस, तीनों भक्षण का काम करते हैं। और प्राकृतिक मारक कोशिका एनके सेल भक्षण का काम नहीं करती है। प्राकृतिक मारक कोशिका स्टूडेंट ये जो होती है, ये लाल अस्थि मज्जा में बनती है स्टूडेंट। उसके बाद ये स्प्लीन में, लिम्फ नोड में यहां जाके संग्रहित रहती है, वहीं उपस्थित रहती है। ये भक्षण का काम नहीं करती है। ये एक विशेष प्रकार का केमिकल परफोरिन डालती है रोगाणु के अंदर, और उससे उसके अंदर जल प्रवेश करता हो, फट जाता है वो। जी हाँ स्टूडेंट, ये भक्षण नहीं करती है, ये अलग तरीके से मारती है। ये अभक्षणकारी कोशिकाएं हैं, ये अस्थि मज्जा में बनती है डबल स्टार के साथ। देखिएगा तो एनके सेल्स भक्षक कोशिका नहीं होती है। ये कोशिका जो है स्टूडेंट वायरस संक्रमित कोशिका तथा ट्यूमर कोशिका को बनाती है अपना लक्ष्य। डबल स्टार एनके सेल्स स्टूडेंट हमारी ट्यूमर कोशिका, कैंसर सेल्स को और वायरस संक्रमित कोशिकाओं को मारने के लिए आती है, हर कोशिकाओं के लिए नहीं बनाती है, और भक्षण नहीं करती है। ये विशेष प्रकार का पदार्थ परफोरिन स्त्रावित करती है, जिससे वो कोशिकाएं मरती हैं, उनमें जल प्रवेश करता है, उनकी कोशिका झिल्ली में छेद हो जाता है। जी, ये कणिका में लिम्फोसाइट होती है। लिम्फोसाइट का एक प्रकार है, विशेष प्रकार की है। जी हाँ स्टूडेंट, इनका उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है। ये स्प्लीन में, लिम्फ नोड में और लाल अस्थि मज्जा में उपस्थित होती है। 5 से 7% परिधीय रक्त में लिम्फोसाइट से प्राकृतिक कोशिका होती है। इनकी मात्रा 5 से 7% के आसपास होती है, जो रक्त में रहती है। डबल स्टार जे ये तैयार। तो कोशिकीय अवरोध ये भी हमारा क्लियर हुआ स्टूडेंट। कोशिकीय अवरोध कितने हैं? 4, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, एनके सेल्स। इसमें से 3 भक्षक होते हैं। एनके सेल्स भक्षण का काम नहीं करती है। न्यूट्रोफिल को पीएमएनएल भी कहते हैं, सबसे ज्यादा मिलने वाली डब्ल्यूबीसी है। मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, ये दोनों रक्त में होती हैं। मैक्रोफेजेस ऊतक में होती है। एनके सेल्स लाल अस्थि मज्जा में बनती है, भक्षण का काम नहीं करती। ये ट्यूमर की कोशिकाएं, कैंसर की कोशिकाएं और वायरस संक्रमित कोशिकाओं को ही मारने का काम करती है। यह है साहब। तो अवरोध नंबर 3 कार्य के अवरोध कंप्लीट हुआ अभी तक का। तो ठीक है स्टूडेंट, सहज प्रतिरक्षा में 4 अवरोध। शारीरिक अवरोध, उसमें त्वचा और म्यूकस झिल्ली फिनिश हो गया। कायिकीय अवरोध, फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसमें ताप, ज्वर, अम्लीय पीएच और शारीरिक स्त्रवण जैसे कि लार, आंसू, पसीना, इसको इंक्लूड करते हैं। अगला कोशिकीय अवरोध, सेलुलर बैरियर, इसमें 4 आएंगे, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस और एनके सेल्स। अभी तक डन स्टूडेंट। अब नेक्स्ट बैरियर जो है स्टूडेंट अवरोधक, वो है साइटोकाइनिन बैरियर। तो 4 हैं सहज प्रतिरक्षा में, 4 अवरोधक आते हैं स्टूडेंट। शारीरिक अवरोध, कारिकीय अवरोध, कोशिकीय अवरोध और साइटोकाइनिन अवरोध। साइटोकाइनिन अवरोध क्या होता है स्टूडेंट? साइटोकाइनिन शब्द होता है। जरा अगला अवरोध हम ये लेते हैं, साइटोकाइनिन अवरोध। स्टूडेंट साइटोकाइनिन जो है वो कोशिकाओं के बीच रासायनिक दूत का काम करने वाले विशेष प्रकार के मैसेंजर होते हैं, संदेशवाहक होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संचारित होते हैं स्टूडेंट। साइटोकाइनिन कम अणुभार के प्रोटीन होते हैं ये। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी से स्रावित इंटरल्यूकिन। एक और जोरदार एग्जांपल देता हूँ जो एनसीईआरटी में भी है, विषाणु संक्रमित कोशिका से स्रावित स्टूडेंट इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, 270 एमिनो अम्ल का बना हुआ प्रोटीन है, जो साइटोकाइनिन अवरोध के अंदर आता है। ये एक कम अणुभार वाला स्टूडेंट प्रोटीन है जो वायरस संक्रमित कोशिकाओं से स्रावित होता है और उस आसपास की जो कोशिकाएं उन्हें वायरस संक्रमण के लिए
रोकता है, आगे वायरस संक्रमण को रोक देता है स्टूडेंट। इंटरफेरॉन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, साइटोकाइनिन बैरियर में इंटरफेरॉन को डालते हैं। साइटोकाइनिन क्या होते हैं? ये कोशिका से कोशिका में संचारित होने वाले रासायनिक दूत होते हैं स्टूडेंट, कम अणुभार वाले प्रोटीन होते हैं। उदाहरण के तौर पे इंटरफेरॉन, ये वायरस से संक्रमित कोशिकाओं से स्रावित होता है, जो आसपास की कोशिकाओं में वायरस के संक्रमण को रोकता है, फैलने से रोकता है। जी हाँ, एक बार और, इंटरफेरॉन कभी वायरस को नहीं मारता है स्टूडेंट, डबल स्टार। एक प्रोटीन है इंटरफेरॉन, 270 एमिनो अम्ल का बना हुआ है, ये कभी वायरस को नहीं मारता है स्टूडेंट, ये आसपास की कोशिकाओं में वायरस के संचरण को रोकता है। जी हाँ, क्योंकि ये आसपास की कोशिकाओं में टीआईपी बनाता है, ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन स्टूडेंट। जी हाँ, जो वायरस के जनन को, गुणन को, उसको रोक देता है स्टूडेंट। इससे आसपास की कोशिका वायरस संक्रमण से बच जाती हैं, डबल स्टार। तो देखिएगा जा, साइटोकाइनिन अवरोध प्रतिरक्षी कोशिकाओं के रासायनिक दूत हैं। ये कम अणुभार वाले प्रोटीन होते हैं, यह कोशिका से कोशिका में संचारित होते हैं। उदाहरण के तौर पर इंटरल्यूकिन, यह ल्यूकोसाइट से स्रावित होता है या निर्मित होता है। उदाहरण के तौर पर इंटरफेरॉन, विषाणु संक्रमित कोशिका इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्रवण करती हैं, जो असंक्रमित कोशिकाओं को आगे विषाणु संक्रमण से बचाती है, डबल स्टार। इंटरफेरॉन जो है स्टूडेंट, इंटरफेरॉन वायरस को नष्ट नहीं करता है। इंटरफेरॉन 270 एमिनो अम्ल का बना हुआ है। इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं, जो वायरस संक्रमित कोशिका द्वारा स्रावित होते हैं तथा अपने आसपास की कोशिकाओं को में ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन टीआईपी बनाते हैं। इस टीआईपी के कारण स्टूडेंट वायरस संक्रमण आसपास की कोशिकाओं में नहीं फैलता और वायरस संक्रमण नियंत्रित हो जाता है। तो एक अवरोध हो गया साइटोकाइनिन अवरोध, इसमें इंटरफेरॉन आएगा। तो सहज प्रतिरक्षा में 4 अवरोध, चारों पढ़ा दिए स्टूडेंट हमने और अच्छी तरह तैयार हो गए। क्लियर? शारीरिक अवरोध की बात की जाए अगर आज, तो स्टार्ट स्टूडेंट। जरा अगर मैं इस तरीके से आपको बताऊं तो जरा इधर देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट इनैट इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा, इसको 4 भागों में विभाजित किया। शारीरिक अवरोध, कायिकीय अवरोध, फिजियोलॉजिकल, कोशिकीय अवरोध और साइटोकाइनिन अवरोध। शारीरिक अवरोध के अंदर स्टूडेंट 2 लोग आते हैं, वन इज कॉल्ड स्किन, त्वचा, और एक होती है म्यूकस झिल्ली यानी म्यूकोसा। म्यूकस झिल्ली स्टूडेंट इसको बोला जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस झिल्ली दूसरा, ये इसके अंदर भाग आएगा। अब बारी आती है स्टूडेंट कायिकीय अवरोध की, अगला। और कायिकीय अवरोध में कौन आएगा? ज्वर, आमाशय में अम्ल, स्रावित पदार्थ जैसे कि लार, आंसू, पसीना, सीबम, यह स्टूडेंट इसमें। कोशिकीय अवरोध 4, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और इसके अलावा एनके सेल। जी हाँ स्टूडेंट, प्राकृतिक मारक कोशिका। और साइटोकाइनिन अवरोध में इंटरफेरॉन, एंजाइटी में दिया, इसके अलावा इंटरल्यूकिन स्टूडेंट, ये हो गया। तो यह है पूरा टॉपिक सहज प्रतिरक्षा 4 अवरोध। कौन किसमें इंक्लूड करेंगे आज के बाद तैयार। मेरे से कोई बोले सांप, लार, तो आएगा फिजियोलॉजिकल अवरोध यानी कायिकीय अवरोध में त्वचा, शारीरिक अवरोध में इंटरफेरॉन, साइटोकाइनिन अवरोध में न्यूट्रोफिल, कोशिकीय अवरोध में मैक्रोफेजेस, कोशिकीय अवरोध में। डन। तो हमारे पास स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये कंप्लीट हुआ और वह है सहज प्रतिरक्षा। मुझे लग रहा तैयार, यानी रोग से स्टूडेंट अगर लड़ने के लिए क्षमता बता रहे हैं तो उसे इम्यूनिटी कह रहे हैं, प्रतिरक्षा। अब हमारे में प्रतिरक्षा में कौन कौन किस पंक्ति में खड़ा है? सबसे पहले रोगाणु को जो मिलेगा वो प्रथम सुरक्षा पंक्ति वाले होते हैं, उसके बाद जो आएगा वो द्वितीय और फिर लास्ट में तृतीय। स्टूडेंट सबसे पहले रोगाणु को त्वचा और म्यूकस झिल्ली यानी कि स्किन मिलती है, तो ये हो गया प्रथम सुरक्षा पंक्ति। फिर अंदर गए तो स्टूडेंट अंदर देखा जाए तो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, ये अम्ल, पसीना, ये सब यह आ जाएगा सेकंड, द्वितीय। और फिर भी स्टूडेंट इन सबको क्रॉस कर लिया तो तीसरी सुरक्षा पंक्ति आती है। फिर आप पता है अर्जित प्रतिरक्षा वाला यानी कि लिम्फोसाइट, टी और बी लिम्फोसाइट। तो आइए इस चीज को भी मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर में सुरक्षा की प्रथम रेखा यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसमें त्वचा आएगी, श्लेष्म झिल्ली आएगी स्टूडेंट, लार, पसीना ये आ जाएगा। सेकंड अगर पूछा जाए तो उसमें न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, इंटरफेरॉन ये सब आ जाएगा। और फिर अब तीसरी डिफेंस लाइन यानी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, उसमें लिम्फोसाइट आएंगे स्टूडेंट, जो कि अर्जित प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो सहज प्रतिरक्षा हमारी 2 लाइन बनाती है, प्रथम और द्वितीय। डन, ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। इसके अलावा एक छोटा सा एक लाइन और बताता हूं, इन्फ्लामेशन।
उसे भी कई बार प्रतिरक्षा में डालते हैं स्टूडेंट। इन्फ्लामेशन, प्रदाह जिसे कहा जाता है, किसी जगह पे हमारे स्टूडेंट कभी जैसे कि मान लीजिए मधुमक्खी ने काटा या कुछ हुआ, तो उस जगह पे थोड़ी देर बाद जो सूजन आ जाती है, लाल हो जाता है पूरे अच्छी तरीके से, स्टूडेंट दर्द होने लगता है, वो वाकई में शरीर ने प्रतिरक्षा दी है उस चीज के, क्योंकि जो भी हमें किसी जगह घाव हुआ या किसी ने काटा, ठीक है स्टूडेंट, ऐसी स्थिति में उस जगह पे जो सूजन बनी है उसे प्रदाह के नाम से बुलाते हैं। प्रदाह इन्फ्लामेशन है जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा बचाने का एक तरीका दिया गया है। आखिर वहां ऐसा क्या होता है, उस जगह पे स्टूडेंट रक्त वाहिनियां प्रसारित हो जाती है क्योंकि हिस्टामिन का स्त्रावण होता है। हिस्टामिन एक रासायनिक पदार्थ है जो रक्त वाहिनी प्रसारक होता है। रक्त वाहिनियों के प्रसारित होने से प्लाज्मा बाहर निकलता है जिससे उस जगह पे सूजन आ जाती है। उसके वजह से रक्त ज्यादा संचारित होने से उस जगह पे लाल होता है स्टूडेंट। तो आज के बाद स्टूडेंट जो सूजन बनी है तरल के बाहर आने से स्टूडेंट दोबारा उस स्थिति में उस प्रदाह बनेगा। और प्रदाह के 4 विशिष्ट लक्षण होते हैं। एक तो उस जगह लाल होगा, वो गर्म होगा क्योंकि रक्त सप्लाई ज्यादा है तो लाल है, गर्म है, सूजन आएगी, दर्द होगा। तो आज के बाद इन्फ्लामेशन वर्ड क्या होता है ये मैं आपको बताऊं। प्रदाह किसी चोट के विरुद्ध जीवित स्तनधारी के ऊतक द्वारा दर्शाई गई प्रतिरक्षा। जी हाँ, उस जगह पे चोट लगने पर या किसी के काटने पे, मधुमक्खी के या किसी के काटने से सूजन आ जाना, वो इस बात को बताता है कि प्रतिरक्षा तंत्र ने कार्य कर लिया है, प्रदाह हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा की गई क्रिया है। इसके 4 लक्षण होते हैं। उस जगह पे लाल होगा, वो सूजन आएगी, दर्द होगा, जी हाँ स्टूडेंट, थोड़ा गर्म होगा, शरीर के और भाग की तुलना में उसमें तापमान ज्यादा होगा। तो स्टार्ट इन्फ्लामेशन के प्रमुख लक्षण लालपन, गर्म होगा, सूजन आएगी और दर्द होगा स्टूडेंट। और इस सब का कारण आपको पता ही है क्योंकि हिस्टामिन नाम का रक्त वाहिनी प्रसारक आएगा जिससे ये सब होगा। ठीक है, ये शरीर के संक्रामक प्रसार को खत्म करने या सीमित करने की रक्षात्मक क्रिया है। तो प्रदाह क्या होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं 4, वो भी बता दिया। तो ये टॉपिक हमारा सहज प्रतिरक्षा कंप्लीट हुआ। अब आएगा प्रतिरक्षा की दूसरा प्रकार, अर्जित प्रतिरक्षा। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक क्लियर? ओके। और अब स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम अर्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यह वह प्रतिरक्षा होती है जो जन्म से हमारे साथ नहीं होती, ये जन्म के बाद अर्जित की जाती है। सो इसीलिए इन्हें अर्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। यह हर किसी में भिन्न भिन्न होती है। किसी एक बीमारी की वजह से मैं प्रतिरक्षित हो सकता है वो बीमारी किसी और को हो जाती हो पर मुझे नहीं हो रही, इसे कहते हैं अर्जित प्रतिरक्षा। इसलिए यह विशिष्ट प्रकार की होती है, जबकि सहज प्रतिरक्षा, इन्नेट इम्यूनिटी, अविशिष्ट प्रकार की थी, वो सब में समान होती है। हम सबके शरीर में न्यूट्रोफिल है, हम सबके स्टूडेंट शरीर में आंसू आ रहे हैं, पसीना आ रहा है, ये सहज प्रतिरक्षा, सबके त्वचा है। लेकिन स्टूडेंट आज मैं अगर बोलूं कि पर्टिकुलर टीकाकरण हुआ तो किसी का टीका जिसको लगा उसी के प्रतिरक्षा आएगी, तो वो अर्जित प्रतिरक्षा हो गई। जीवन में जन्म के बाद ली गई अर्जित की गई प्रतिरक्षा है, जो जन्म से साथ नहीं होती है, जन्म के बाद अर्जित की जाए। इस प्रतिरक्षा का एक विशिष्ट लक्षण होता है और वह है मेमोरी सेल्स का होना, जो सहज प्रतिरक्षा में नहीं होता है। ये क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अर्जित प्रतिरक्षा। यह रोग जनक विशिष्ट है स्टूडेंट। जी हाँ, मान लीजिए कोई टीबी का बीसीजी का वैक्सीन लगवा लेता है तो टीबी के लिए विशिष्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि अब उसको डिप्थीरिया नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि उसको निमोनिया नहीं होगा, बिल्कुल। तो ये रोग विशिष्ट होती है। यह स्टूडेंट इसका मुख्य गुण है स्मृति। यह व्यक्ति जन्म के बाद अर्जित करता है। यह लीजिए स्टूडेंट, अर्जित प्रतिरक्षा के लक्षण क्या क्या है? पहला, विशिष्टता होना। मैंने बोला ना, रोग विशिष्टता, विविधता होना। जितना चाहे उतनी बीमारियों के लिए विविधता हो सकती है स्टूडेंट। जोरदार विभेदन। जी हाँ स्टूडेंट, अर्जित प्रतिरक्षा एक बहुत अच्छा काम करती है, हमारे खुद की और बाहर से आए हुए प्रतिजन दोनों के बीच में विभेद करती है। सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन के बीच में विभेद कर सकती है स्टूडेंट। जोरदार पॉइंट। जी हाँ, मान लीजिए जीवाणु जनित रोग टीबी है, उसके लिए अगर कोई टीकाकरण हो रहा है तो ऐसा नहीं वो शरीर के जीवाणु जो अंदर है उनको मार देगी, नहीं। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ में विभेद करना यह अर्जित प्रतिरक्षा का लक्षण है। और सबसे जोरदार लक्षण है स्मृति, मेमोरी स्टूडेंट। इसका क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूं, जरा देखिए। इस मेमोरी सेल की वजह से ही 2 प्रकार की अनुक्रियाएं होती है हमारे शरीर में, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। प्राथमिक प्रतिरक्षी अनुक्रिया और द्वितीयक प्रतिरक्षी अनुक्रिया। तो आज मैं आपको एक और चीज पढ़ाने जा रहा हूं अर्जित प्रतिरक्षा में, इम्यून रेस्पॉन्स यानी कि प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकार। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब हमारे शरीर के अंदर कोई रोग जनक जाता है और उसकी वजह से जब हमें बीमारी यानी रोग होता है स्टूडेंट,
यस, और फिर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। तो ये जो प्रोसीजर हुआ, ये पहली बार एंटीबॉडी जब शरीर में बनी, इसलिए इसको बोला प्राथमिक प्रतिरक्षी अनुक्रिया। ये अनुक्रिया धीरे धीरे होती है, इसमें समय लगता है। जी हाँ स्टूडेंट, ये हो गया। और इसके आपने इसको बोला प्राथमिक प्रतिरक्षा। तो शरीर में रोग कारक के पहली बार प्रविष्ट होने पर शरीर द्वारा जो प्रतिरक्षा तंत्र उसे पहचान कर जो अनुक्रिया प्रदर्शित कर रहा है, उसे प्राथमिक प्रतिरक्षी अनुक्रिया कहा जाता है। इसमें जो शरीर ने एंटीबॉडी बनाई है, यस स्टूडेंट, पहली बार जब उसके प्रवेश करने पर, ओके, यह अनुक्रिया जो होती है धीमी होती है और कम तीव्रता की होती है स्टूडेंट। डबल स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अभी नीट में भी आया था स्टूडेंट। तो प्राथमिक प्रतिरक्षी अनुक्रिया इसको कहा। अब इस अनुक्रिया का बेनिफिट क्या होता है कि इसमें एंटीबॉडी तो बनी जो बनी स्टूडेंट, साथ ही इसमें बनती है स्मृति कोशिका, मेमोरी सेल्स, ये इकट्ठी होगी। अब अगर वही रोगजनक दोबारा शरीर में प्रवेश करता है तो मेमोरी सेल्स की वजह से तुरंत एंटीबॉडीज का निर्माण होता है स्टूडेंट, और उस रोगजनक को मार दिया जाता है। तो अब जो शरीर ने उसके लिए अनुक्रिया दर्शाई, उसे द्वितीयक प्रतिरक्षी अनुक्रिया कहा जाता है। इसकी जो मेमोरी सेल्स के कारण हुई है, ये तीव्र गति से होती है स्टूडेंट। जी हाँ, तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आया, देखिएगा इस अनुक्रिया की स्मृति जो होती है प्रतिरक्षा तंत्र में संग्रहित हो जाती है। अब फिर से उसी प्रकार का रोग कारक जब शरीर में आता है तो प्रतिरक्षा तंत्र उसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया दर्शाता है और उसे नष्ट कर देता है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया को कहते हैं द्वितीयक प्रतिरक्षी अनुक्रिया, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स स्टूडेंट, जो तीव्र होता है और अधिक प्रबल होता है, और इसके लिए जिम्मेदार है मेमोरी सेल्स स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। तो आज के बाद प्रतिरक्षी अनुक्रिया यानी इम्यून रेस्पॉन्स दो प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक इम्यून रेस्पॉन्स रोगजनक के प्रथम बार शरीर में प्रवेश करने पर आता है। यह धीमा होता है और कम तीव्रता का होता है, और इस प्राथमिक में मेमोरी सेल्स बनती हैं स्टूडेंट। द्वितीयक इम्यून रेस्पॉन्स रोगजनक के बाद में प्रवेश करने पर आता है। एक बार प्रवेश करने के बाद जब भी रोगजनक आएगा तो उसके कारण ये आएगा, और इसमें मेमोरी सेल्स की वजह से यह तीव्र होता है और अधिक तीव्रता का होता है स्टूडेंट, डबल स्टार। तो ये कुछ पॉइंट्स आए। तो इम्यून रेस्पॉन्स दो प्रकार का होता है स्टूडेंट। अगर इसको ग्राफ में प्रदर्शित किया जाए तो प्राथमिक इम्यून रेस्पॉन्स स्टूडेंट कुछ इस तरीके से मान लिया जाता है रोगजनक के आने पर, ये रहा। और जब स्टूडेंट वही रोगजनक दोबारा आता है तो द्वितीयक इम्यून रेस्पॉन्स इस तरीके से आएगा, जो ज्यादा समय के लिए आएगा और अधिक तीव्रता का होगा। इधर तीव्रता बताई जाए तो ये, तो प्राथमिक और द्वितीयक, और इस इम्यून रेस्पॉन्स प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं जिनकी वजह से आती है वो होते हैं लिम्फोसाइट। बी और टी लिम्फोसाइट ही स्टूडेंट इम्यून रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार है। तो देखिएगा प्राथमिक तथा द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया हमारे शरीर के रक्त में मौजूद विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट लसीकाणु के कारण होती है, जिन्हें कहते हैं बी और टी लिम्फोसाइट, बी लसीकाणु और टी लसीकाणु स्टूडेंट। तो एक टॉपिक पढ़ा मैंने आपको, और उसका नाम है इम्यून रेस्पॉन्स। प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं दो प्रकार की होती है, प्राथमिक प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं, द्वितीयक प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं। डन। प्राथमिक प्रतिरक्षी में धीमी होती है, कम तीव्रता की, और द्वितीयक तीव्र होती है, अधिक तीव्रता की। मेमोरी सेल्स के कारण द्वितीयक होती है। ये दोनों अनुक्रियाएं के लिए जो जिम्मेदार है वो रक्त में उपस्थित बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है। बोलिए यहां तक का डन हुआ? ओके स्टूडेंट, तो यहां तक का क्लियर हमारा।